नहीं, ये बड़ा रोचक विषय है क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख का क्वेश्चन जी इसी जी पर हाँ, पूछा उसमें गया था कि ये महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से 11-11 चंदूलाल साहू 2014 के बाद 2019 में आपको उम्मीद था कि मिलेगा, लेकिन आपकी टिकट काटी और इस बार भी ऐसा हुआ। लेकिन आप निरंतर डटे रहे। आपको लगता नहीं है कि भाई 2 बार का सांसद रहा हूँ लेकिन फिर भी टिकट नहीं दे रहे हैं, इस रंग के मन में कभी आता है? टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, एक दायित्व मिला है, उस दायित्व का काम करके हम सेवा करेंगे। अब वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में काम करना राष्ट्र की सेवा करने के बराबर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कांग्रेस वाले यही आरोप लगाते हैं कि जब बाहर रहते तो भ्रष्टाचारी रहते हैं, जब भाजपा में शामिल हो जाते तो सदाचारी बन जाते। वॉशिंग मशीन कहते हैं आपको। वहाँ रहते ही वहाँ पर ईडी की कार्रवाई होगी, हर तरह की एजेंसी का दबाव रहेगा, इसमें भर्ती हो जाइए, फिर यहाँ से पूरा भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे आप। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पे एलिगेशन लगाना इन लोगों का काम सा हो गया है। ये लोग कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए उस पर भी विश्वास नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, जो भी हमारे साथ आते हैं अगर वो गलत किया है तो गलत है, सही किया तो सही है। आप उनके गठबंधन को तो कोसते हैं लेकिन खुद भी तो गठबंधन में हैं। देखिए, हमारी सगाड़ तो बन गई, बन रही है, और गठबंधन इसलिए कर रहे हैं कि हमको 400 पार होना है और एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ये धांधली पकड़ी है, जिसमें अब उसी को मुद्दा बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया। उसमें हमारा कार्यकर्ता नहीं है, अधिकारी गलत किया, सस्पेंड हुआ। आपने अपनी बहू का पुनर्विवाह कराया, ये इस पर ही ये सवाल है। अचानक बेटे के चले जाने की बात, बहू को देखा तो बहू की उम्र बहुत कम है, एक बेटा जरूर है और योग्य लड़का मिल गया, जिसे शादी में कराया हूँ। वो लड़के के पत्नी भी ख़त्म हो गई और एक बच्ची भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। सवाल जो है आपका कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है और इसी क्रम में हम इस समय मौजूद है गरियाबंद ज़िले में। गरियाबंद ज़िला बहुत ही ज़्यादा विख्यात है अलग अलग चीज़ों के लिए और हमारी कोशिश होती है जो राजनीतिक लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी जो पहचान है उसे हम लोगों के सामने लाए। और इसी क्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं चंदूलाल साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से, राजिम विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं, वही आज हमारे मेहमान हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। चूँकि सर मैंने कहा कि हमारी कोशिश रहती है पहचान हम छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहते हैं, जो नेता हैं आपके जीवन के बारे में हम जब ढूंढते हैं ना तो उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है पब्लिक डोमेन में। अब चूंकि आज संयोग बना है आपसे बातचीत करने का, तो आप अपने जीवन के बारे में बताइए शुरू से कि चंदूलाल साहू जी कौन थे, पहले कैसे राजनीति में आए, पढ़ाई लिखाई, अपनी शिक्षा दीक्षा, अपने जीवन की शुरुआत से बताइए सर। सबको राम राम। ऐसे मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूं जिसका नाम है टेका, गरियाबंद जिला में पड़ता है, पहले रायपुर जिला में पड़ता था। मेरे गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल था उस समय। उसके बाद मैं प्राइमरी स्कूल गांव में किया। मिडिल स्कूल के लिए 3 किलोमीटर चल करके लोहरसी में किया और 7 किलोमीटर पैदल चल के हाई स्कूल हमने किया और वहाँ से 17 किलोमीटर साइकिल चला करके इसी राज्य में हमने कॉलेज किया और कॉलेज के बाद लॉ कॉलेज हमने रायपुर के दुर्गा कॉलेज में कुसुमताई दापके महाविद्यालय है, उसमें हमने लॉ किया। कौन सी साल की बात है सर? 81 में मैंने B.Com किया। उसके बाद 83 में मैं ग्राम पंचायत का पंच बना, क्योंकि उसके पहले 81 और 83 के बीच में मैं नौकरी करना चाहता था। अच्छे से नौकरी नहीं मिली, कोऑपरेटिव बैंक का सेल्समैन बना, उसको छोड़ दिया मैं और 83 में ग्राम पंचायत का पंच का चुनाव लड़ा। सरपंच बनना चाह रहा था क्योंकि उस समय पंच लोग सरपंच बनाते थे और हमारे पैनल के लोग नहीं जीत पाए। 83 के बाद 84 में भैया जी बोले अब गांव में रहोगे, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा 2 पार्टी गांव था, अब तो सब एक हो गए हैं। तो भैया बोले अब पुलिस की नौकरी में भर दिया हूँ मैं, तुम चले जाओ। तो पुलिस की नौकरी में मैं फुटबॉल प्लेयर था, कबड्डी का प्लेयर था, तो आसानी से सिलेक्शन हो गया
रेलवे पुलिस की नौकरी मैं 91 तक किया। उसके बाद रिजाइन कर दिया। एक इच्छा रही कि मैं राजिम क्षेत्र के विधायक क्यों नहीं बन सकता, और उसके हिसाब से मैं लगातार कार्यकर्ता बनकर के काम किया। 93 में अशोक बजाज जी चुनाव लड़े, तो उसमें एक जीप भी मुझे मिला और पूरा क्षेत्र का मैं दौरा किया, लोगों को मोल्ड किया, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक बननी चाहिए, ये मेरा लक्ष्य रहा। 96 में अब गांव आने के बाद मैं ला किया, नौकरी छोड़ने के बाद ला किया। 96 में वकालत शुरू कर दिया, और वकालत करते करते मेरा लक्ष्य रहा कि मैं राजिम क्षेत्र का विधायक बनूंगा। इसलिए कोई भी केस मैं छोड़ता नहीं था। यहाँ तक एक गरीब भी था, वो फीस देने लायक भी नहीं था, तभी मैं बोलता था चलो तुम्हारे साथ में न्याय होगा, अन्याय होने मैं नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से लगातार मैं 2003 तक वकालत करते रहा, और 2003 में पहली बार मुझे विधानसभा राजिम का टिकट मिला। मैं विधायक बन गया। अमितेश शुक्ला जी विपक्ष में थे, उस समय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे, और उनके पिताजी पंडित श्यामाचंद्र शुक्ला जी सांसद रहे। बहुत कुछ मुझे झेलना पड़ा, बहुत से अधिकारी कर्मचारी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के काम किए। शिकायत करने पे कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पहले जोगी जी सरकार रही है, इसलिए उनकी चलता था। तो 2003 में विधायक बना और 2008 तक रहा। 2008 में मेरा टिकट कट गया, और जिलाध्यक्ष, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बन के काम करता रहा, और 2009 में पहली बार महासमुंद लोकसभा का टिकट मिला। मेरे विपक्ष में मोतीलाल साहू जी, जो उस समय साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के तरफ से। रायपुर ग्रामीण से हाँ, जो है वही मोतीलाल जी हैं। उस समय साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और उनको टिकट दिया गया। उनसे भी मैं लगभग 51,000 वोट से जीता। 2014 में फिर पुनः मुझे टिकट मिला, और उस समय तत्कालीन अजीत जोगी जी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बने। उस समय भी 10 चंदूलाल हम नाम उसमें खड़ा कर दिया गया। क्षेत्र की जनता का प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, और हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जिसके कारण से मुझे विजयश्री हासिल हुआ। नहीं, ये बड़ा रोचक विषय है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख का क्वेश्चन जी हाँ, उसमें गया था कि ये महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से 11 चंदूलाल साहू। कहा जाता है कि जोगी जी ने जीतने के लिए ऐसा पैतरा चला था। आपको उस समय लगा था कि ये क्या हो रहा है उस समय की? ज़रा अपना अनुभव बताइए उस समय मैं आपत्ति किया, क्योंकि 10 चंदूलाल जो थे वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, कहीं से भी पकड़ कर ला लिया गया था, और एक सीरियल का उसमें जो जमानत राशि है वो जमा कर दिया गया। तो उसमें आपत्ति किया, आपत्ति को खारिज कर दिया गया। मैंने कोई सुनवाई नहीं हुई, और वो 10 चंदूलाल प्रत्याशी बन गए। उसके बाद में अब तो अजीत जोगी जी नहीं रहे बेचारे। अजीत जोगी जी ने इलेक्शन पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट बिलासपुर में, उसमें भी मुझे जीत मिली। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, हालांकि मेरा खर्चा हुआ, वकील मुझे करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे जीत मिली। आपको चंदू भैया के नाम से आपने उस समय अपना नाम करवाया था शायद? हाँ, चंदूलाल साहू, और ब्रैकेट में मैंने चंदू भैया उपनाम में डाला था, और चंदू भैया एक अलग पहचान भी बना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है? नहीं, मैं गायत्री परिवार से हूँ, और गायत्री परिवार का क्योंकि हम जब देख रहा था ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्लियर कट आज ही हो जाए कि संघ से भी आपका जुड़ाव रहा है। नहीं, मैं जब वकालत कर रहा था तो यहाँ शाखाएँ लगती थी, उस शाखा में मैं जाता था, लेकिन विशेष करके राष्ट्रीय सेवक संघ का मैं प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग जो होता है वो नहीं कर पाया, क्योंकि इधर उस समय प्रचार नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि राष्ट्रीय सेवक संघ में बहुत अच्छा एक अनुशासित पार्टी है जो विशुद्ध रूप से समाज सेवा करती है, तो उससे मैं जुड़ा, और जुड़ने के बाद शाखा जाना शुरू किया। शाखा उसके बाद जाना उसके बाद शाखा जाना शुरू किया। अब चूँकि मेरा जो आचरण है, स्वभाव है, वो गायत्री परिवार के कारण से धार्मिक और आध्यात्मिक, और इसके साथ साथ अनुशासन प्रिय है। तो मेरे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हम 4 भाई होते थे, बड़े भैया अब नहीं हैं, बड़े भैया भी एडवोकेट थे। अब 3 भाई हैं, तीनों भाई अब संयुक्त रूप से यहाँ रहते हैं, और कोई भी राजनीतिक में क्षेत्र में नहीं है।
न मेरे बच्चे लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, सिर्फ मैं अकेला व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति हूँ। जी, आपको शुरुआत से ही इंटरेस्ट था राजनीति में? हाँ, जब 1983 में तो मैंने चुनाव लड़ा पंचायत, उस समय भी इंटरेस्ट था, क्योंकि घर की स्थिति परिस्थिति के कारण से मैं नौकरी में जाना पड़ा। लेकिन वहाँ भी मुझे लगता था कि मैं सिर्फ नौकरी करके सिर्फ अपने परिवार का ही भरण पोषण करूँगा तो मनुष्य जन्म इतने तक सीमित नहीं है। मैं अखंड ज्योति पढ़ता था, उसमें गुरुदेव भी लिखे श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो मैं रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के पहले मैं हरिद्वार गया, उस समय गुरुदेव माता जी रहते थे। माता जी को मैं बताया तो उसने पूछा कि बेटा क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या है? तो मैंने कहा कि समाज सेवा करना चाहता हूँ, आप लोगों को सेवा करना चाहता हूँ, और ये सनातन धर्म, गायत्री पर कोई अलग धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, इसमें रहकर मैं काम करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है बेटा। तो आके मैंने 90 में रिजाइन किया, 91 में स्वीकृति मिली। जी, एक साल बाद। उस समय 90 के दशक की बात आप बता रहे हैं, तो उस समय तो एक कांग्रेस का भी प्रभाव हुआ करता था। हाँ, वीपी पूरा सिंह आ गए, तो उस समय विचारधारा की इनकी आपकी अच्छी लगती थी, भाजपा के साथ ही जुड़े? अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हुआ। 89 में एक रैली था, मैं पुलिस में था उस समय, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मुझे उसके सुरक्षा गार्ड के रूप में बिलासपुर से कटनी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और इसके साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद पढ़ा मैं, और श्यामा मुखर्जी जी का जो एक देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए, वो ज़्यादा प्रभावित किया। वास्तव में 370 जो लगा है वो गलत लगा है। हमारे भारत देश का अभिन्न अंग कश्मीर है, वो 370 कारण से वो कट रहा है, जिसका विरोध डॉक्टर श्यामा मुखर्जी ने किया, वो मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसके कारण से मैं नौकरी छोड़ते ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और उसमें रह करके कार्यकर्ता को मैं लगातार काम करते रहा। और 1996 में पहली बार मैं कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा, उसमें मैं जीत गया। 99 में मैं मंडी के सदस्य का चुनाव लड़ा, उसमें जीत गया। मंडल का मैं कोषाध्यक्ष था, और 2003 में पहली बार एक साधारण कार्यकर्ता को इस क्षेत्र में टिकट दिया। उस समय कांग्रेस वाले बोलते थे कहाँ चंदूलाल, पेपर में बड़ा बड़ा अक्षरों में छपता था चंदूलाल कौन। ये देख करके क्षेत्र के लोगों ने कहा कि चंदूलाल को हम जानते हैं, इस टाइप के जो बदनाम करने के लिए या पीछे हटाने के लिए किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। तो जनता एक उमड़ पड़ी और मुझे जीत हासिल हुआ। 12,000 वोट से मैंने जीता। लेकिन 2014 के बाद 2019 में आपको उम्मीद था कि मिलेगा, लेकिन आपकी टिकट काटी, और इस बार भी ऐसा हुआ। लेकिन आप निरंतर डटे रहे। आपको लगता नहीं है कि भाई 2 बार का सांसद रहा हूँ लेकिन फिर भी टिकट नहीं दे रहे हैं, इस रंग के मन में कभी आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है, पद कोई मायने नहीं रखता। हमारा उद्देश्य, हम जिस उद्देश्य से आए हैं सेवा करना, तो सेवा कर रहे हैं। पद तो एक दायित्व है, और दायित्व मुझे ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिया है। इसके साथ साथ अभी दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। तो मुझे कोई न कोई जिम्मेदारी तो पार्टी दे रही है। ठीक है, टिकट लेना ही मुख्य उद्देश्य नहीं रहता। टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, एक दायित्व मिला है, उस दायित्व का काम करके हम सेवा करेंगे। अब ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी में काम करना राष्ट्र सेवा करने के बराबर है। एक वोट देता है वो राष्ट्र सेवा कर रहा है, ऐसा हम मानते हैं, और है भी। क्योंकि मोदी जी 10 साल में जो राष्ट्र को वैभव को जो बढ़ाया, या हमारा देश का जो महत्व पूरा विश्व में बढ़ा, वो कांग्रेस वालों ने कभी नहीं किया। और एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, और सबका प्रयास, और सबका विश्वास। ये बहुत बड़ी बात है। शास्त्र में भी कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम। इस सिद्धांत को लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। तो मेरे गायत्री परिवार से भी वो जुड़ा हुआ है, ये मूल वाक्य। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी है, सूत्र भी है। तो मोदी जी के आने के बाद देश में जो मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल में जो करप्शन था, जो घोटाला था, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, 1,86,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला 1,76,000 करोड़ का घोटाला। इससे जनता का मोह राजनीति से हट गया था, टूट गया था। बोले अब देश का क्या होगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद पूरा देश में एक वातावरण चेंज हुआ, विकास और विश्वास का। लोगों के पास विश्वास बढ़ा है, और कहने लगे कि मोदी जी आने के बाद में कुछ कर सकते हैं। और वास्तव में मोदी जी उस हिसाब से देश के लिए किया।
तो आप और जब मैं सांसद था, मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, उनका पहला स्पीच था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचितों के लिए समर्पित रहेगी। और वास्तव में उनका जितने भी योजनाएं देख लीजिए, गांव, गरीब, शोषित, वंचित लोगों के लिए है और उनका उत्थान हुआ। इसके कारण से आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो ऐसे पार्टी में होकर के मुझे गर्व होता है कि मोदी जी की पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, जो देश के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए करते हैं। महासमुंद से आप 2 बार चुनाव लड़े, तो आपके क्षेत्र में आपके रहते कितना परिवर्तन आया? देखिए, मैं यहाँ मूलभूत जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में सफल हुआ। सिंचाई का महत्वपूर्ण परियोजना जैसे हमारा ये फिरंगेश्वर के पास में गनियारी बांध है, सिर्फ नाला क्रोजा को बचा करके सब कुछ कर दिया गया था, 25 साल से लंबित था, उसको मैंने पूरा किया। पहली धूमर बांध, एक छूरा के पास में आप कनेश्वर बांध है, ये लंबित था, उसको मैंने पूरा किया। इसके साथ साथ छूरा में महाविद्यालय बनवाया, फिरंगेश्वर में महाविद्यालय बनवाया, मैनपुर में, देवभोग में महाविद्यालय नहीं था, महाविद्यालय हुआ। इसके साथ साथ ये जो गरियाबंद सिर्फ ग्राम पंचायत था, मैं जब पहली बार विधायक बना, जब विधायक बनते ही मैंने कहा कि गरियाबंद पुराने समय से ही अनुभाग कार्यालय वहाँ है, इसको नगर पंचायत होना चाहिए। और आज नगर पंचायत ही नहीं बल्कि नगर पालिका भी बन गया और मेरे कार्यकाल में जिला का दर्जा भी प्राप्त हुआ और उसके हिसाब से उसका विकास भी हुआ। छूरा नगर पंचायत बनवाया, फिरंगेश्वर को नगर पंचायत बनाया। जितने भी ट्रेन क्रॉसिंग था, जो फाटक लगता था, उसमें मैंने पुल केंद्र सरकार से सेंक्शन कराया, चाहे वो महासमुंद हो, चाहे हाड़ाबंद हो, उसमें आज पुल का निर्माण हो गया है। इसके साथ साथ मेरी एक इच्छा रही है कि ये ट्रेन जो राजिम तक आई है वो नेरोगेज से ब्रॉडगेज बने, ब्रॉडगेज बन गया। धमतरी भी नेरोगेज से ब्रॉडगेज बन गया। इसके साथ साथ ये ट्रेन यहीं तक ना रुके, ये सीधा हमारे गरियाबंद होते हुए देवभोग जाए, धर्मगढ़ जाए और जो महासमुंद तक जाती है वो महासमुंद से सरायपाली बसना होते हुए संबलपुर जाए। इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया और उसके सर्वे के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया। लेकिन रेलवे देखती है कि कितना इससे इनकम होगा, इनकम ऑफ रिटर्न, वो माइनस गया। उसके कारण से सर्वे भी काम आगे नहीं बढ़ पाया। तो लगातार मैं क्षेत्र के लिए संघर्ष करते रहा और मेरा प्रयास बहुत कुछ सफल भी हुआ है और सिंचाई, कॉलेज, शिक्षा का क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। आशातीत सफलता, लेकिन अभी भी कुछ दुश्वारियां हैं सर। गरियाबंद से ही ले लीजिए, अभी हम लोग बिंद्रा नवागढ़ से आ रहे थे तो उधर भी जैसे देखें ना, तो एक जो समस्या स्वास्थ्य को लेकर है, वहाँ एक गांव है सुपेबेड़ा, जिसको लेकर आपने कुछ समय पहले सदन में जब आप थे तो उठाया भी था। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली अभी भी है, थोड़ी बहुत चेंजेस अब धीरे धीरे आ रहे हैं। सुपेबेड़ा में विशेषज्ञ भी गए, अनुसंधान किए, उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया गया। जो मेरे समय में उसका शोध हुआ, मतलब रिसर्च किए कि क्या अच्छा कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ वहाँ हॉस्पिटल के लिए भी स्वीकृति मिल गई है। उस समय हमने आवाज़ उठाया, उसका परिणाम ये हुआ। इसके साथ साथ रोड का हालत ख़राब था, रोड हमने सेंक्शन कराया। कुछ तो आपको उदंती रिजर्व क्षेत्र होने के कारण से दिक्कतें हैं, लेकिन रोड चौड़ीकरण यहाँ से वहाँ तक बहुत शानदार बन गया है। और जिला बनने के बाद में देवभोग वालों को सुविधा भी हो जाती है, वहाँ से आने जाने में सहूलियत है। इसके पहले 125 किलोमीटर तय करके कहाँ जाते थे, रायपुर जाते थे, आज गरियाबंद जिला हो गया। लेकिन एक जो हम लोग पढ़ते थे ना भूगोल में कि देवभोग को हीरा का खदान, चूँकि चलिए केंद्र सरकार माइनिंग एजेंसी जो है केंद्र सरकार ऑपरेट करती है ज़्यादातर, तो यहाँ पे हर हाथ को रोज़गार देने के लिए उसको स्टार्ट करने की दिशा में क्या कुछ अब पहल? मैं इसके लिए लगातार पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया, माननीय डॉक्टर रमन सिंह को भी कई बार वहाँ। तो उस समय वास्तव में वो प्रकरण लंबित था, विजय डीवीएस ने ठेका लिया था और वो न्यायालय चला गया था, उसको रिजेक्ट करने के कारण से, उसके कारण से मेरे कार्यकाल में नहीं हो पाया। ये पायली खंड का और सेंध मोड़ा का वास्तव में आज चोरियाँ हो रही है, उसे सुरक्षा किया जाना जरूरी है और उसके लिए माननीय विष्णु साय से मैं चर्चा भी किया हूँ। मैंने कम से कम उसको सुरक्षा किया जाए और प्रकरण लंबित होने की वजह से वो कुछ नहीं हो पाया। अभी चुनाव का माहौल है सर, लोकसभा के चुनाव होने हैं, आपके भी पार्टी ने प्रत्याशी महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से घोषित कर दिया है।
कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार साहू काट खेला है, तो लगता है इस बार टक्कर होने वाला है दोनों के बीच में, या फिर आपको लगता है कि मुकाबला नहीं है, एक तरफा भाजपा जीतेगी? देखिए, पहली बात तो मोदी जी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ की जो 11 सीट है वो 11 से हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद नहीं करती, ना ही विश्वास करती है। अब ताम्राध्वज साहू को मिल गया, ठीक है, लेकिन ताम्राध्वज जी इसके पहले गृह मंत्री थे, यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, वो क्या किया सब जानते हैं, माने पब्लिक सब जानती है। और विशेष करके बताऊँ, माननीय ताम्राध्वज साहू को मैं एक रोड मेरे गांव का, जो जब मैं विधायक बना तो एक रोड तो मैं बनाया, लेकिन एक रोड महत्वपूर्ण है जो खेत पड़ता है, जिसका मुआवजा देना पड़ेगा। 6 किलोमीटर उसकी दूरी है, देवरी से टेका, टेका से शाहजपुर। उसको वो 5 साल तक नहीं कर पाया, तो गांव के लोग भी उससे नाराज़ हैं। और ताम्राध्वज साहू जी आया, कोई भी आए, उन्हें कांग्रेस में तो कोई प्रत्याशी नहीं है भाजपा के टक्कर में, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम 11 की 11 सीट जीतेंगे। तो प्रचार का माहौल कैसा है इस बार पर? देखिए, लोकसभा में ज़्यादा प्रचार दिखता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपके जो मेन फेस है ना, मोदी जी को ही सामने रख देते हैं और एनालिसिस भी यही कहता है कि मोदी जी के चेहरे को देख के ही कैंडिडेट को वोट करते हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं? लोकसभा में कैंडिडेट तो सभी जगह जा नहीं सकते, क्योंकि इस लोकसभा में 8 विधानसभा है, लगभग 2400-2500 गांव हैं। अब जितने दिन समय मिलेगा, एक माह में 2400-2500 गांव तो प्रत्याशी जा ही नहीं सकता। तो हम अपने कार्यकर्ता के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, उस विचारधारा को लेकर के, वैसे भी हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हर गांव में हमारा 25 कार्यकर्ताओं का बूथ है, उनके माध्यम से हम चुनाव जीतेंगे। वो कार्यकर्ता के माध्यम से मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, जिसको हम लाभार्थी सम्मेलन भी लगातार किए हैं, गांव का कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो मोदी जी की योजना से लाभ ना लिया हो। इवन मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो है, या कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं, वो भी मोदी जी की योजना से लाभ लिए हैं, और कुछ नहीं तो वैक्सीन का लाभ भी हैं। कांग्रेस वाले अगर आवास विहीन है तो मोदी जी के आवास का फ़ायदा लिए होंगे, वो गैस सिलेंडर उनके महिलाएं होंगी, बहनें होंगी, वो गैस सिलेंडर का फ़ायदा लिए हैं। तो इन लाभ को लेकर के, मोदी जी योजनाओं को लेकर के हम गांव-गांव कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाएंगे और हर घर ये संदेश देंगे कि मोदी जी वास्तव में इस गांव के विकास के लिए, इस परिवार के विकास करने के लिए, गरीब को गरीबी रेखा से सामान्य जीवन यापन करने के लिए काम किया है। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और जो वातावरण बना हुआ है, जो दिख रहा है, जो लोगों से सुनने को मिल रहा है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आज जीतेगी, और 370 प्लस और एनडीए के माध्यम से 400 प्लस को उसको हम पार करेंगे, ये तय है। आपके इस आत्मविश्वास को ना बहुत से जो विपक्षी पार्टी है आपकी कांग्रेस पार्टी, वो लोग कहते हैं कि ये लोग झोल करते हैं ईवीएम में, ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं कि ये लोग यही सिस्टम करके, क्योंकि अभी जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें बहुत सारे एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को अच्छे तरीके से जीते दिखाई दे रही थे और भाजपा को हारती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया तो ईवीएम पर उन लोगों ने सवाल शुरू किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब हार जाती है तो ईवीएम पे आवाज़ उठाते हैं। कर्नाटक में सरकार बन गई, चुप बैठ गए। हिमाचल में सरकार बन गई, चुप बैठ गए, उसमें कोई आवाज़ नहीं की है। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में 70 सीट लाया था, उस समय ईवीएम अच्छा था। जब मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत सरकार बनाई, उस समय कोई आवाज़ नहीं उठाए। तो ये जब कांग्रेस हारती है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, तो ईवीएम को दोष देते हैं। और ऐसे भी ये चुनाव लड़ने के लायक तो है ही नहीं। 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को लूटा है, छत्तीसगढ़ में जो अत्याचार, भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि आतंक का जो सरकार था, उसके कारण से उसको मुँह की खानी पड़ी, और भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक जीत करके जनता ने दिया। उनके भ्रष्टाचार का स्पष्ट जीता जागता उदाहरण ये है कि बहुत से IAS अधिकारी अभी जेल के हवा खा रहे हैं, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता भी जेल के हवा खा रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से केजरीवाल दिल्ली में के सरकार में उसके जब जेल खा रहे हैं, वैसे भूपेश बघेल की सरकार में चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे उनके नेता हो, जेल के हवा खा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
ये पूरा देश की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन की बात करते हैं। क्या इनका विचारधारा है, क्या लक्ष्य है, क्या विजन है? इनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि 2047 तक भारत देश पूर्ण विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए विजन बना करके काम कर रहे हैं। और सिर्फ विपक्ष वाले कहे कि मोदी जी को हराना है, मैंने अपने परिवार को साधने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, परिवार को सक्षम बनाने के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं, जबकि बेमेल गठबंधन है। इनका कोई विचारधारा एक नहीं है। अब इसी के चलते जैसे ममता बनर्जी जी कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अन्य प्रदेशों में कह दिया गया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जैसे केरल में हो गया, राहुल गांधी के विरुद्ध में सीपीएम वालों ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो इनका तो कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। तो अंतिम में हारेंगे, हारना तो तय है, तो अभी से बोलना शुरू कर दिए ईवीएम में कहीं गड़बड़ ना कर जाए। जबकि निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं है, इसका हम डेमो रख करके परीक्षण कर लिए। कोर्ट में गए, वहाँ भी इसको मुँह की कहानी पड़ी। तो कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले, इनके पास में मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इनका कोई लक्ष्य नहीं है, देश विकास करने का कोई सोच नहीं है, नीति नियत कुछ भी नहीं है। इसी कारण से सिर्फ ऐसे आरोप लगाते हैं। आरोप तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ये धांधली पकड़ी है, जिसमें अब उसी को मुद्दा बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया। उसमें हमारा कार्यकर्ता नहीं है, अधिकारी गलत किया, सस्पेंड हुआ, उसको पनिशमेंट दिया गया है। उसमें हमारा भाजपा का हाथ कहाँ है? भाजपा कार्यकर्ता या नेता करते हैं, निशाने में तो आप है। निशाना लगाने अलग बात है। देखो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए निशाना लगा रहे हैं। कहीं पर भी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। लोकतंत्र की तरह निष्पक्ष चुनाव हो रहा है इसमें। और इसमें मोदी जी की इतनी सारी योजनाएं हैं, इनके इतने काम किए हैं और इतने पारदर्शिता के साथ काम किए हैं। आपको बता दूं, 10 साल में मोदी जी के एक भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। जबकि मनमोहन सिंह के दिल्ली देख लीजिए, सभी विभागों में आरोप भी लगा, भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार सिद्ध भी हुआ और बहुत से लोग जेल भी गए। तो मोदी जी के पारदर्शिता पूर्ण काम के करने के कारण से, गरीबों के लिए योजना लाने के कारण से स्पष्ट रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और आज जनता कहने लगा है फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार 400 पार। आप उनके गठबंधन को तो कोसते हैं, लेकिन खुद भी तो गठबंधन में हैं कुछ पार्टियों से, तो आप भी तो गठबंधन में हैं। देखिए, हमारी सगार तो बन गई, बन रही है, और गठबंधन इसलिए कर रहे हैं कि हमको 400 पार होना है और एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। माने 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास हमारे मूल मंत्र को पूरा करने के लिए जो हमारे सहयोगी पार्टी 6 साल पहले रहे, जैसे बिजू जनता दल, उसको हम ला रहे हैं, अकाली दल को लाना चाह रहे हैं, और जो हमारे साथ लाना चाहे तो स्वागत है। हम तो यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर भी एक विधायक चुन्नीलाल साहू, उनको भी हम मिला लिए। और हमारा एक अभियान चल रहा है कि जो भी अन्य पार्टी में है, जो भी निष्क्रिय है, वो हमारे पार्टी में आके सक्रिय होना चाहते हैं, अपने पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो हम स्वागत करते हैं। हमने तो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत लेके चल रहे हैं, इसलिए अन्य पार्टी को भी ला रहे हैं, अन्य नेता और कार्यकर्ता को भी ला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र की तरह है हमारा पार्टी, हम सबको मिला रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कांग्रेस वाले यही आरोप लगाते हैं कि जब बाहर रहते तो भ्रष्टाचारी रहते हैं, जब भाजपा में शामिल हो जाते तो सदाचारी बन जाते, वॉशिंग मशीन कहते हैं आपको। वहाँ रहते ही वहाँ पर ईडी की कार्रवाई होगी, हर तरह की एजेंसी का दबाव रहेगा, इसमें भर्ती हो जाइए, फिर यहाँ से पूरा भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे आप। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पे एलिगेशन लगाना इन लोगों का काम सा हो गया है। ये लोग कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए ऊपर भी विश्वास नहीं करते। कभी कभी इनके नेता तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के फैसला को भी नहीं मानते, उस पर भी उंगली उठा देते हैं, क्योंकि कोर्ट निष्पक्ष है, संवैधानिक संस्था निष्पक्ष है। अगर हमारे पार्टी में आ गए और गलत किया है तो जांच करके वो उनके साथ न्याय हो किया जाएगा। वो आ गया तो उसका केस समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, जो भी हमारे साथ आते हैं अगर वो गलत किया है तो गलत है, सही किया तो सही है। जी, आपका आकलन क्या कहता है? इस बार छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतेंगी, लेकिन महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से आप सांसद रहे हैं, तो कैसा महासमुंद अभी और डेवलप करने की ज़रूरत है छोटे से शहर में? देखिए, विकास सतत चलने वाला प्रक्रिया है। कोई भी सत्ता में आ जाए और एक साथ में सब विकास पूरा हो गया, अब इसके बाद विकास करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं होता।
मोदी जी 10 साल में बहुत सारा काम किए, बहुत सारे नए पुल पुलिया टनल बनाए, सेना के क्षेत्र में काम किए, रोड के संबंध में काम किए, रोजगार के संबंध में काम किए। तो अब आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी के इतने करने के बाद भी 2047 को एक लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं कि भारत देश पूर्ण विकसित बने। तो विकास तो सतत चलने वाला प्रक्रिया है और चलता रहेगा। तो वैसी महाराष्ट्र में बहुत सारे काम करने का है। नया रेल लाइन बिछाने की ज़रूरत है, कहीं पे पुल पुलिया की आवश्यकता रहेगी, तो काम तो चलता रहेगा। और जो प्रत्याशी है, पहले विधायक रही है और अच्छे स्वभाव के प्रत्याशी है, इसलिए जीत उसकी सुनिश्चित है। तो चंदूलाल साहू जी का राजनीतिक भविष्य कहाँ है, कहाँ तक रहेगा? मेरा भविष्य अच्छा है, मुझे जिम्मेदारी मिल रही है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ ओबीसी मोर्चा का और दुर्ग लोकसभा का मैं प्रभारी भी हूँ। तो मेरा भविष्य तो अच्छा संतुष्ट है है, इतने में आप? मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और अच्छी बात यह है कि अब अन्य परिवार को भी समय देने का मुझे अवसर मिलता है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, 2022 या फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ा था खबर में एक बहुत ही स्पर्शी, दिल स्पर्शी आपका एक, आपने अपनी बहू का पुनर्विवाह कराया। ये इस पर ही ये सवाल है, क्योंकि समाज में जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आप जैसे लोग जब इस ढंग का कदम उठाते हैं ना, तो एक सकारात्मक संदेश जाता है। मैं अपने बेटे का शादी गायत्री मंदिर में सादा और सामान्य शादी कराया था। और अभी अचानक बेटे के चले जाने के बाद बहू को देखा तो बहू की उम्र बहुत कम है, एक बेटा ज़रूर है और योग्य लड़का मिल गया। जिसे शादी में कराया हूँ वो लड़के के पत्नी भी ख़त्म हो गई और एक बच्ची भी है। तो दोनों परिवार के जब मिलन हुआ तो देखे तो दोनों की एक ही स्थिति थी और एक दूसरे को ये लोग पसंद भी किए। जब सामने लाया गया तो उनके पसंद के हिसाब से मेरी बहू के पिताजी तो है नहीं, माता और उनके सब सहमति से ये शादी संभव हुआ है। और जहाँ शादी हुई है उसको दामाद कहूँ कि बेटा कहूँ, दोनों बराबर है, आना जाना भी होता है। और मेरा बेटा वहीं रह कर के पढ़ा है, लड़का डॉक्टर भी है। तो बहुत सुखी जीवन महसूस कर रही है मेरी बहू, इसलिए मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और शादी करके मैंने बहुत अच्छा काम किया। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर। आज के दिन में समाज में इस ढंग की जागरूकता, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की ज़िंदगी के बारे में बहुत ही कम बातें होती हैं, तो आपने ये सराहनीय काम किया है। खैर, जाते जाते अपने क्षेत्र के जनता से हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहें सर? मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अनिवार्य रूप से मतदान करने जाएं। और मतदान करने जाएंगे तो सोचिए कि वास्तव में देश के लिए कौन अच्छा कर रहा है, कौन लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है, नए नए योजना ला करके गांव गरीब किसान के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है। अभी जब चिंतन करेंगे तो स्पष्ट रूप से आपके मन में बात आएगी कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। इसलिए साथियों, भाइयों, बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए, देश का विकास कीजिए। और हमारा एक लक्ष्य है कि 2047 तक हमारा भारत देश पूर्ण विकसित राष्ट्र बने, उसको सफल करें, पूर्ण करें। इसी आशा के साथ आप सबको जय जोहार, जय राम जी की प्रणाम, नमस्कार। तो आपने सुना छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद चंदूलाल साहू जी को, जिनका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हमने किया है और अपने ज़िंदगी के बारे में बताया, साथ ही साथ अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में भी पूरे विस्तार से हमसे चर्चा किया। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है अभी 2024 में, उन्हें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी 11 सीटें जीतेंगे, ऐसा इनका कहना है। बहरहाल इनके दावे में कितनी सच्चाई होगी ये नतीजे बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आगे भी हम राजनीतिक व्यक्तियों से आप सबकी मुलाकात करवाते रहेंगे। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।